प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर से आज की अपनी इस कक्षा में मैं विजय वर्मा आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की अपनी इस कक्षा में हम वाच्य के बारे में जानेंगे। जैसा कि आप जानते हो, 10th क्लास सीबीएसई बोर्ड के सिलेबस के अंतर्गत ये टॉपिक अपने पाठ्यक्रम में शामिल है और इसकी चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं। सीधे शब्दों में सबसे पहले हमने शुरुआत जब की थी वाक्य के अंतर्गत वाक्य के प्रकारों की, तो वाक्य के अलग अलग आधार पर 3 प्रकार हमने बनाए थे। सबसे पहला प्रकार आपको बताया था अर्थ के आधार पर वाक्य भेद, दूसरा आपको मैंने बताया रचना के आधार पर वाक्य भेद, और ये तीसरा जो प्रकार आपको बताया था वो क्रिया के आधार पर वाक्य भेद। तो क्रिया के आधार पर वाक्य भेदों की बात करें तो क्रिया के आधार पर वाक्य भेद 3 होते हैं वो वाच्य के संदर्भ में। तो हम यहाँ एक नए सिरे से वाच्य के बारे में जानेंगे जो अपने पाठ्यक्रम में भी शामिल है। तो सबसे पहले वाच्य होता क्या है? वाच्य की बात करें, शाब्दिक अर्थ। वाच्य का अगर आपसे कोई शाब्दिक अर्थ पूछे तो वाच्य का शाब्दिक अर्थ होता है कथन, या कह सकते हो आप बोलने का विषय। क्या बोला जा रहा है वो किस विषय के संदर्भ में है, और आप कह सकते हो कथन, क्या कुछ कहा जा रहा है, वो सब बातें वाच्य के अंतर्गत आती हैं। वाच्य की परिभाषा की बात करें तो वाच्य के अंतर्गत क्रिया का अहम योगदान होता है, या क्रिया की अहम भूमिका होती है। परिभाषा के संदर्भ में देखिए, क्रिया के जिस रूप से प्रमुख प्रधानता क्रिया को दी जाएगी, तो क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया का मुख्य विषय कर्ता है या कर्म है या भाव है। जैसा कि आप देख रहे हो इस परिभाषा के अंतर्गत 3 शब्द आप देख पा रहे हो, कर्ता, कर्म और भाव। यानी क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया का मुख्य विषय या तो कर्ता है या कर्म है या भाव है, वही क्या है? वाच्य कहलाता है। उसे हम क्या कहेंगे? वाच्य कहेंगे। तो ये 3 जो शब्द हैं, इन 3 शब्दों को आप सामान्य न समझें। ये 3 जो महत्वपूर्ण शब्द हैं, इन 3 शब्दों को आधार मान करके ही हम और वाच्य को मुख्यतः 3 भागों में विभाजित करेंगे, या वाच्य के 3 भेद बनाएंगे। लेकिन हाँ, मैं आपको बताना चाह रहा हूं यहाँ वाच्य के भेद या प्रकार। तो वाच्य के यहाँ आपको 2 ही रूप देखने को मिल रहे हैं। यहाँ वाच्य आपको 2 रूपों में देखने को मिला, या 2 प्रकार आपको देखने को मिले। एक हो गया कृत्रिम वाच्य और एक हो गया अकृत्रिम वाच्य। तो सीधे शब्दों में कृत्रिम वाच्य की बात करें तो जिसमें कर्ता की प्रधानता हो, यानी आप कह सकते हो जिस वाक्य में कर्ता प्रधान हो वो कृत्रिम वाच्य होगा। इसका विपर्य, इसका उल्टा हो गया अकृत्रिम वाच्य। अकृत्रिम वाच्य आप कह सकते हो, जैसे कि आपको बताया कृत्रिम वाच्य में कर्ता प्रधान होगा, तो अकृत्रिम वाच्य में अ उपसर्ग का प्रयोग यहाँ बिना के अर्थ में, यानी बिना कर्ता की प्रधानता वाले वाच्य कह सकते हो। जिस वाक्य में कर्ता प्रधान नहीं हो वो कहलाएगा अकृत्रिम वाच्य। अब अकृत्रिम वाच्य के भी हमने 2 भेद बना दिए। एक आपके सामने है कर्मवाच्य और एक आपके सामने है भाववाच्य। यानी अकृत्रिम वाच्य जो है उसके भी 2 भेद आपको, या 2 प्रकार आपको देखने को मिले। वो कर्मवाच्य हो गया और भाववाच्य हो गया। अब यहां हमने क्या लिखा? अकृत्रिम वाच्य। अकृत्रिम वाच्य यानी जिसमें कर्ता प्रधान नहीं हो वो अकृत्रिम वाच्य। अब अकृत्रिम वाच्य में कर्मवाच्य की बात करें तो इसमें कर्म प्रधान होता है, कर्ता प्रधान नहीं है। भाववाच्य की बात करें इसमें भाव प्रधान होता है। तो दोनों ही वाच्य भेद जो आपको देखने को मिल रहे हैं, इसमें कर्ता की प्रधानता नहीं देखने को मिलती। तो कर्ता की प्रधानता की बात करें तो वो एकमात्र वाच्य कृत्रिम वाच्य और अकृत्रिम वाच्य के फिर 2 रूप। तो इस तरह से वाच्य के मुख्यतः कितने भेद बन गए? 3।
पहला आपके सामने जैसे कि कर्तृवाच्य, दूसरा हो गया कर्मवाच्य और तीसरा हो गया भाववाच्य। यानी मुख्यतः आपसे कोई पूछे कि मुख्य रूप से वाच्य के कितने भेद होते हैं, तो मुख्यतः आप वाच्य के 3 भेद मानेंगे। ठीक है, तो ये यहां आप भ्रमित ना हो कि वाच्य की जैसे कि 2 रूप आपको देखने को मिल रहे हैं, ये 2 रूप तो आपको बताए अवश्य हैं, परंतु ध्यान रहे कर्तृवाच्य और अकृतवाच्य, अकृतवाच्य के 2 रूप तो हम मुख्यतः इनको शामिल करेंगे, क्योंकि अकृतवाच्य में मतलब भेद की बात करें तो अकृतवाच्य अगर भेद माने तो ये 2 अकृतवाच्य के अंतर्गत आ रहे हैं, परंतु इन दोनों में अंतर है। अकृतवाच्य इसमें कर्म प्रधान होगा, इसमें भाव। तो सीधे शब्दों में वाच्य के मुख्यतः 3 भेद है और ये 3 भेद हम यहाँ अपने इस कक्षा में पढ़ेंगे। सबसे पहले कर्तृवाच्य। अब वाच्य से संबंधित 2 तरह के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे परीक्षा में, 2 तरह के प्रश्नों का सामना करना पड़ेगा। एक सामान्य सा प्रश्न होगा, कोई भी उदाहरण, कोई भी वाक्य आपके सामने है, उस वाक्य के आधार पर आपको वाच्य भेद बताना पड़ेगा कि वो किस वाच्य का उदाहरण है। सामान्य सी बातें पहचान हम कर पाएंगे, पहचान जब हम पढ़ेंगे तो उससे हमें पता चल जाएगा कि वाच्य कौन सा है। दूसरा प्रश्न बनेगा वाच्य रूपांतरण कह सकते हो या वाच्य परिवर्तन कह सकते हो, यानी कर्तृवाच्य का उदाहरण है उसको कर्म में बदलो, कर्तृवाच्य का उदाहरण उसको भाव में बदलो, भाववाच्य का उदाहरण उसको कर्म में बदलो या कर्तृ में बदलो। तो वाच्य परिवर्तन इस तरह के 2 तरह के, इस प्रकार 2 तरह के प्रश्नों का सामना आपको करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम कर्तृवाच्य की बात करते हैं। कर्तृवाच्य जैसा कि आपको यहां मैंने बताया, कर्तृवाच्य जिसमें कर्ता प्रधान हो, तो सीधे शब्दों में कर्तृवाच्य किसे कह सकते हो आप, जिस वाक्य में कर्ता प्रधान हो या कर्ता की प्रधानता हो वो कर्तृवाच्य कहलाता है, उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। जैसे समझिए आप, बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं। अब बच्चे पतंग उड़ा रहे, इस वाक्य के अंतर्गत देखना हमें यह है कि यहां कर्ता कौन। अब ये सब पहचान तभी संभव है जब हमें कर्ता और क्रिया के बारे में पता होगा। तो सीधे शब्दों में, सामान्य शब्दों में मैं आपको बताना चाहूंगा कि कर्ता होता है काम को करने वाला। वाक्य के अंतर्गत काम को करने वाला कौन है, वो कौन का जवाब भी क्या है, कर्ता है, सीधे शब्दों। अब बात करें क्रिया की, क्रिया के कर्म के आधार पर क्रिया भेदों की बात करें तो 2 भेद होते हैं, एक अकर्मक और एक सकर्मक। आसानी से पहचान पाओगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अकर्मक, अ उपसर्ग बिना के अर्थ में, और कर्म, बिना कर्म वाली क्रिया क्या है, अकर्मक, यानी जो क्रिया वाक्य में बिना कर्म के साथ प्रयुक्त हुई है वो अकर्मक, और जो कर्म के साथ आई है, कर्म के साथ आई है, वो होगी सकर्मक। क्योंकि स उपसर्ग का प्रयोग क्या होता है, सहित या साथ में प्रयोग होता है। हिंदी में स उपसर्ग का प्रयोग सहित के अर्थ में। अब यहां आप देख पा रहे हो, कैसे पहचानेंगे, आप देख रहे हो बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं। अब इसमें क्रियापद आपको पता चल रहा है, उड़ा रहे हैं, ये क्या है, क्रियापद है। क्रिया अकर्मक है कि सकर्मक, इसका पता लगाने के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा क्या किसको। ये 2 प्रश्न सूचक शब्द आप काम में लें, उस क्रियापद से पहले इसका प्रयोग करें और प्रश्न का जवाब अगर वाक्य में आपको देखने को मिल रहा है वो क्रिया सकर्मक है। दोनों में से किसी एक का प्रश्न भी मिल जाए तो वो क्या हो जाएगी, सकर्मक, और दोनों में से दोनों का ही जवाब आपको नहीं मिल रहा है तो वो अकर्मक है। बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं, अब क्रियापद से पहले आपने लिख दिया क्या उड़ा रहे हैं, तो क्या का जवाब आपके पास है पतंग। अब यानी कि दोनों में से एक भी प्रश्न का जवाब मिल गया तो आप समझ लीजिए वो क्रिया क्या हो गई, सकर्मक क्रिया हो गई। अब ये सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया की बात करें, जैसे मैंने लिख दिया घोड़े दौड़ रहे हैं। अब दौड़ने की क्रिया किसके द्वारा की जा रही है, घोड़ों के द्वारा, यानी दौड़ने वाला तो कर्ता हो गया, घोड़े यहाँ क्या है, कर्ता। अब इस कर्ता आप पहचान रहे हो, क्रियापद की बात में दौड़ रहे हैं, ये क्रियापद है। क्या दौड़ रहे हैं, किसको दौड़ रहे हैं, क्या और किसको का जवाब हमेशा कर्म होता है, ये ध्यान रहे। अब आप ये मत कर देना क्या दौड़ रहे हैं आपका जवाब आ गया घोड़े, नहीं, क्या और किसको का जवाब कभी भी कर्ता नहीं होगा, क्या और किसको का जवाब हमेशा क्या होगा,
कर्म होगा। तो यहाँ घोड़े क्या का जवाब नहीं है, घोड़े तो कौन का जवाब, यानी काम को करने वाला है। काम को करने वाला, दौड़ने की क्रिया कौन कर रहे हैं, घोड़े, तो काम को करने वाला तो करता होता है। आप यहाँ क्या का जवाब कभी भी घोड़े नहीं दोगे। अगर आप क्या का जवाब घोड़े बता रहे हो तो वो आपका जवाब गलत है। तो यहाँ क्या दौड़ रहे हैं, किसको दौड़ रहे हैं, दोनों में ही प्रश्नों का जवाब नहीं है। तो यहाँ ये क्रिया दौड़ना क्या है, अकर्मक क्रिया है। तो क्रिया की आपको पहचान करनी आनी चाहिए। अब देखो हम बात करें कर्ता प्रधान हो, वो कृतवाच्य होता है। कर्ता देखो काम को करने वाला, काम को करने वाला यानी क्या काम किया, जरा उड़ा रहे, पतंग उड़ाने का कार्य किसके द्वारा, बच्चों के द्वारा। अब बच्चे तो यहाँ क्या है, कर्ता, उड़ाने का काम कौन कर रहे हैं, बच्चे, बच्चे क्या हो गया, कर्ता। अब आप देखिए कर्ता प्रधान होगा, उस वाक्य की पहचान आप कैसे करोगे, क्रिया और कर्ता जो है ना, उन दोनों का, कर्ता का लिंग वचन और क्रिया का लिंग वचन, वो आपको एक समान देखने को मिलेंगे। अगर ऐसा है तो वहां कृतवाच्य है। ठीक है। अब बच्चे पुल्लिंग, बात करें वचन की, एक से अधिक बहुवचन हो गया। अब पुल्लिंग बहुवचन, कर्ता का लिंग क्या है, पुल्लिंग, और वचन की बात करें बहुवचन। उड़ा रहे हैं, उड़ा रहे हैं, क्रिया की बात करें तो क्रिया उड़ा रहे हैं, ये भी पुल्लिंग, और एक से अधिक उड़ा रहे हैं, उड़ाने वाले एक से अधिक हैं, तो ये भी क्या हो गया, बहुवचन। तो सीधे शब्दों में हम कह सकते हैं कि कर्ता का लिंग क्या था, वचन, कर्ता का लिंग क्या था, पुल्लिंग, और वचन की बात करें तो बहुवचन। वही लिंग और वचन किसका है, क्रिया का। तो कर्ता का लिंग वचन और क्रिया का लिंग वचन, यानी सीधे शब्दों में आप कह सकते हो कि क्रिया का लिंग और वचन कर्ता के लिंग और वचन के अनुसार प्रयुक्त हो तो वो वाच्य क्या है, कृतवाच्य। राधा गाती है, राधा स्त्रीलिंग है, क्रिया गाती है तो गाती है, इसका लिंग भी क्या है, स्त्रीलिंग है। तो यानी कर्ता के अनुसार क्रिया प्रयुक्त हुई है। वे स्कूल जाएंगे, वे एक से अधिक है, बहुवचन है, वह जाएंगे, ये भी क्या है, बहुवचन। सीधे शब्दों में कर्ता का लिंग वचन और क्रिया का लिंग वचन दोनों में समानता देखने को मिले तो वो कर्ता प्रधान होगा, और कर्ता प्रधान वाक्य है वो कृतवाच्य है। अब देखो कृतवाच्य की कुछ पहचान, विशिष्ट पहचान मैं आपको बताने जा रहा हूं। ये बातें आपको आसानी से मतलब वाच्य भेद पहचानने में काफी कारगर साबित होंगी, काफी मदद करेंगे। कृतवाच्य की पहचान की बात करते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट, जो बिंदु हम बना रहे हैं वो कर्ता प्रधान होता है। कृतवाच्य के अंतर्गत आपको क्या देखने को मिलेगा, कर्ता की प्रधानता, जैसा कि हमने यहां एक दो उदाहरण से जाना समझा। बात करें दूसरा विशिष्ट पॉइंट, कर्ता अगर वाक्य में आपको देखने को मिलेगा, उस कर्ता के साथ या तो ने परसर्ग चिन्ह देखने को मिले, ने परसर्ग चिन्ह, परसर्ग चिन्ह की बात करें जिसे आप क्या कह सकते हो, कारक चिन्ह कह सकते हो, या आप कह सकते हो विभक्ति चिन्ह। तो अगर कर्ता के साथ आपको ने परसर्ग चिन्ह देखने को मिल जाए तो निश्चित रूप से वो वाच्य कौन सा होगा, कृतवाच्य हो। यहां बच्चे, राधा, वे, इसमें किसी के साथ भी ने परसर्ग चिन्ह का प्रयोग नहीं हुआ, परंतु देखिए आपको आगे और बता रहा हूं, कर्ता या तो ने परसर्ग चिन्ह के साथ प्रयुक्त होगा कृतवाच्य में, या फिर कर्ता बिना कारक चिन्ह के भी आ सकता है। यानी कारक चिन्ह आपको देखने को नहीं मिल रहा है कर्ता के साथ, तो भी वो क्या है, कृतवाच्य है। ये बात विशेष ध्यान देने योग्य है। अगला पॉइंट, अगला बिंदु देखिए, कृतवाच्य में अकर्मक तथा सकर्मक दोनों प्रकार की क्रियाएं प्रयुक्त होती हैं। तो एक तरह से तीन ये मुख्य बिंदु, अगर पहले से आप पहचान कर पा रहे हो अच्छी बात है, पहले से आप नहीं पहचान पाए तो दूसरा पॉइंट लगा के देखो, इससे भी नहीं हो रही है तो तीसरा पॉइंट लगा के, यानी 3 पॉइंट जो आपको कृतवाच्य की पहचान कराएं। समझिए, रोहित जोर से हंस रहा है। सीधे शब्दों में आपसे वाच्य भेद पूछा जा रहा है। वाच्य भेद की बात करें तो हम कृतवाच्य के बारे में जाना अभी तक केवल कृतवाच्य है, कर्मवाच्य है, भाववाच्य है। तो आपका जवाब देखना है, पहचान लगा के देखो। यहां क्रिया कौन सी है, हंस रहा है,
क्या हंस रहा है, किसको हंस रहा है? हंसना क्या है? अकर्मक क्रिया है। अब क्रिया से आपको पता नहीं चलेगा क्योंकि कृतवाच्य में अकर्मक क्रिया भी आती है और सकर्मक भी आती है, इससे नहीं पता चलेगा। अब यहां देखो, आप कर्ता से पहचान करो, कर्ता क्या है? हंसने का कार्य कौन कर रहा है? हंसने की क्रिया रोहित के द्वारा की जा रही है, तो काम को करने वाला कर्ता, तो रोहित यहाँ क्या हो गया? कर्ता हो गया। अब कर्ता अगर आपको देखने को मिलेगा तो कर्ता के साथ क्या तो आपको नेपरसक चिन्ह मिलेगा, या फिर वो कर्ता बिना कार चिन्ह के भी आ सकता है। यहां रोहित जो करता है इसके साथ कोई कार चिन्ह नहीं है, इसका मतलब कृतवाच्य में ही आता है कर्ता बिना कारक चिन्ह के। कृतवाच्य में आपको कर्ता या तो ने कारक चिन्ह के साथ देखने को मिलेगा, फिर या फिर वो बिना कारक चिन्ह के भी आ सकता है। तो यहाँ रोहित कर्ता जो है वो बिना कारक चिन्ह के आया है, तो बिना कारक चिन्ह के आने के कारण ये क्या हो गया? कृतवाच्य हो गया। आपको कर्मवाच्य में या भाववाच्य में जो कर्ता देखने को मिलेगा, आपको कर्मवाच्य या भाववाच्य में कर्ता के साथ से, द्वारा या के द्वारा परसर्ग चिन्ह या कारक चिन्ह या विभक्ति चिन्ह देखने को मिलेगा। तो आप आसानी से अंतर कर सकते हो, कृतवाच्य को आप कर्म या भाव से अलग कर सकते हो। कारण क्या है? मैंने आपको बताया कि इसमें तो ने कारक चिन्ह आएगा या फिर बिना कारक चिन्ह के भी देखने को मिल सकता है कर्ता, वो है कृतवाच्य। जबकि कर्मवाच्य या भाववाच्य में कर्ता आपको देखने को मिलेगा उस कर्ता के साथ आपको से द्वारा या के द्वारा कारक चिन्ह देखने को मिलेगा। अब देखिए, ये तो बिना कारक चिन्ह के आप देख पा रहे हो, कर्ता यहाँ बिना कारक चिन्ह के हैं। अब कारक चिन्ह के साथ अगर हम प्रयोग करें, जैसे मैंने लिख दिया, जैसे हम लिख रहे हैं बच्चों ने खाना खाया। आपसे सामान्य सा प्रश्न किया जाए, वाच्य भेद बताओ भाई, तो आप देखिए खाना खाने की क्रिया कौन कर रहे हैं? बच्चे। अब बच्चे काम को करने वाले हैं, तो काम को करने वाला कर्ता है। यहां कर्ता के साथ कौन सा कारक चिन्ह आया? ने। तो आप निसंदेह इसको आप किस में रख सकते हो? कृतवाच्य के अंतर्गत रख सकते हो। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया कि कर्ता अगर वाक्य में है तो कर्ता के साथ अगर ने कारक चिन्ह आ रहा है तो वो निश्चित रूप से क्या है? कृतवाच्य ही होगा। वो आप समझ पा रहे हो? अब इसी को हमने ऐसे लिख दिया, बच्चों के द्वारा खाना खाया गया। अब यहां खाना किसके द्वारा खाया गया? अब देखिए, सीधे शब्दों में हम बात करें, खाना खाने की क्रिया यहां भी कौन कर रहे हैं? बच्चे ही कर रहे हैं, तो ये कर्ता है और कर्ता के साथ यहां क्या है? के द्वारा। तो मैंने आपको बताया कि कर्ता के साथ से द्वारा या के द्वारा आए तो कर्म कृतवाच्य तो रहेगा नहीं, वो या तो कर्म होगा या भाव होगा। तो इन दोनों को आसानी से आप पहचान सकते हैं। आगे हम कर्मवाच्य और भाववाच्य पढ़ेंगे, उस आधार पर आप निसंदेह आसानी से इनमें अंतर जान जाओगे और आपको इनको पहचान करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आज की कक्षा में बस इतना ही। अगली क्लास में हम कर्मवाच्य और भाववाच्य के बारे में जानें। धन्यवाद।